ईरान इजराइल युद्ध के छठे दिन का विध्वंसक ट्रेलर आपकी स्क्रीन पर अब। खमेनी ने अब से थोड़ी देर पहले एक भाषण दिया, अमेरिका को धमकी दी, इजराइल को वार्निंग दी, लेकिन उसके तुरंत बाद इजराइल ने ईरान पर कहर बरपा दिया है। बड़ी खबर, आईडीएफ ने ईरान के पुलिस कमांड हेडक्वार्टर को टारगेट करके तबाह कर दिया। शॉट देखिए जरा आप। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताने वाला हूं। तेहरान में पुलिस कमांड हेडक्वार्टर इजरायली हमले में तबाह हो गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिस ने इस हमले पर बयान दिया। उन्होंने कहा, हमने ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया। वजह यह है कि ईरान के खिलाफ जितने भी लोग बोलते थे खमेनी के खिलाफ, उनको इसी हेडक्वार्टर से निकलकर कार्रवाई की जाती थी उनके ऊपर, इसीलिए इस हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह पहला अटैक था खमेनी के भाषण के बाद। दूसरा अटैक ईरान के जंजान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। आईआरजीसी के ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। यह देखिए, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट किया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आज की सबसे चिंताजनक खबर। और क्यों इस शो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि आज रात शायद कुछ बड़ा हो सकता है। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल रात भर आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे अगर कुछ होता है। वैसे भी हम आपको कब पूरी कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इनपुट आया है वो चिंताजनक है। वॉशिंगटन के पास लैंड हुआ अमेरिकी प्रेसिडेंट का डूम्सडे विमान। शॉट्स देखिए, E-4B डूम्सडे प्लेन की लैंडिंग के खतरनाक संकेत। डूम्सडे प्लेन में परमाणु हमले को भी झेलने की क्षमता। आपात स्थिति में अमेरिकी सेना का हवाई कमांड सेंटर। आखिरी बार 9/11 के समय डूम्सडे प्लेन की हुई थी लैंडिंग में। एक बार फिर से खबर बता रहा हूं, यह बहुत चिंताजनक खबर है। वॉशिंगटन के पास लैंड हुआ अमेरिकी प्रेसिडेंट का डूम्सडे विमान। E-4B डूम्सडे प्लेन की लैंडिंग के खतरनाक संकेत। डूम्सडे प्लेन में परमाणु हमले को भी झेलने की क्षमता। आपात स्थिति में अमेरिकी सेना का हवाई कमांड सेंटर। आखिरी बार 9/11 के समय डूम्सडे प्लेन की हुई थी लैंडिंग। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए, यह है अमेरिका का डूम्सडे प्लेन और यह वॉशिंगटन में लैंड हो चुका है। यानी अगर कोई भी बड़ा खतरा होता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इसमें सवार होकर एयरबॉर्न हो सकते हैं और फिर वो सारे फैसले वहीं से करेंगे, प्लेन के अंदर से। ये उनका चलता फिरता पूरी तरीके से फुल प्रूफ हेडक्वार्टर है। ईरान और इजराइल युद्ध का आज छठा दिन है। द डील मेकर ट्रंप का ये फेलियर है, पहले तो ये समझे आप, क्योंकि ना इजराइल रुक रहा है ना ईरान। दोनों में एक दूसरे पर अटैक हर दिन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहे हैं। अब आप जरा आंकड़े देखिए कि हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि 6 दिन की इस जंग में ईरान ने इजराइल पर अब तक कुल मिलाकर 400 मिसाइलें लॉन्च की हैं, 100 से अधिक ड्रोन दागे हैं। ईरान के आयरन डोम और एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 90% नाकाम करने का दावा किया। इजराइल में ईरान के हमलों से 24 मौतों का दावा किया गया है, जबकि इजराइल टैक्स अथॉरिटी की ओर से 800 से अधिक लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। तो वहीं इजरायली हमलों से ईरान ने कल तक
224 से अधिक मौत का दावा किया था और 12 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर थी। संसाधनों के नुकसान की बात करें तो इजराइल की डिफेंस फोर्स और मोसाद ने मिलकर ईरान के नतांज, इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों को नुकसान पहुंचाया, कई सैन्य अड्डों और मिसाइल बेस को हिट किया। वहीं ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, रामत गान, रिशॉन, लीजान और बत की 40 महत्वपूर्ण जगहों पर मिसाइल अटैक करके भारी क्षति पहुंचाई है। इजराइल टैक्स अथॉरिटी ने 15,861 इमारतों को नुकसान की बात मानी है, जिसमें मोसाद का हेडक्वार्टर भी। जबकि इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ी चोट उसके कई परमाणु वैज्ञानिक और टॉप मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा करके भी पहुंचाई है। ये युद्ध में नुकसान को बताने वाला 6 दिन का निचोड़ है और आज दोनों देशों में कैसे तबाही मची, इस पर यह वीडियो स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। एक एक पॉइंटर, एक एक वीडियो आपके सामने। पहला वीडियो ईरान के हमले से जुड़ा हुआ। ईरान ने आज इजराइल पर अपनी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बार फतेह 1 का इस्तेमाल किया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम फतेह की ताकत के आगे फेल दिखे। न पेट्रियट रोक पाया, न थार्ड अमेरिका का रोक पाया। ईरान ने फतेह लॉन्च करके कहा कि इजराइल पर 10वें राउंड का हमला शुरू हो चुका है। खamenei बोले कि युद्ध तो अब शुरू हुआ है। जवाब में इजराइल की वायुसेना ने 12 घंटे में इजराइल पर 50 फाइटर जेट से अटैक करके तबाही मचा दी। ईरान पर 50 फाइटर जेट से अटैक करके तबाही मचा दी। ईरान के इस्फहान में भीषण हमला किया। आईडीएफ के हमले में ईरान का हथियार डिपो नष्ट कर दिया है। लगातार हो रहे धमाकों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ईरान के बड़े हमले से इजराइल के एनर्जी सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। हाइफा में तबाही साफ देखी जा रही है। इजराइल का पावर प्लांट आपके सामने है। मिसाइल हमले से इजराइल के पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। दिलचस्प यह है कि यह वीडियो पाकिस्तान की सेना ने जारी किया और ईरानी फोर्स को शाबाशी दी है। ईरान के करमन शाह में बमबारी करके ईरान के 5 हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के अटैक हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया था, जबकि ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से हाइफा में कोहराम मच गया। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से पोर्ट सिटी हाइफा दहल उठी है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट है ये इजराइल का। कहा जाता है कि यहीं पे मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहीं पे हथियार आते हैं। यहां का पोर्ट, एयरपोर्ट सब इंपॉर्टेंट है। हाइफा का इंडस्ट्रियल इलाका भीषण आग की चपेट में आ गया है। प्रेस टीवी का दावा है कि इन हमलों की वजह से डरे हाइफा के लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। वहीं आज भी इजराइल की वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर से हमला किया है। तेहरान की यूनिवर्सिटी इन हमलों की चपेट में आई है। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर बमबारी से भारी नुकसान की खबरें हैं। इजराइल के इन हमलों से पूर्वी तेहरान के कई इलाकों में भीषण आग लग गई है। ईरान ने आज इजराइल के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इस्फहान में इजराइल के सबसे घातक हर्मीज 900 ड्रोन को मार दिया। ईरान का दावा है कि इजराइल इस ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों पर हमले की फिराक में था। ईरान ने हर्मीज 900 ड्रोन को मारकर इजराइल के मंसूबे को नाकाम कर दिया। युद्ध के छठे दिन अमेरिकी नेवी के भी एक्टिव होने की खबरें आई हैं। अमेरिकी नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अलर्ट मोड में। यूएसएस निमित्ज और यूएसएस कार्ल विंसन को पश्चिमी एशिया में किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का ऑर्डर सीधे अमेरिका से आया। निमित्ज और विंसन पर 5000 से ज्यादा सैनिकों का दल रहता है। निमित्ज और विंसन पर 60 से ज्यादा विमानों को ले जाने की क्षमता है और दोनों ही स्ट्राइक ग्रुप टॉमाहॉक जैसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों से भी लैस हैं। ईरान ने अमेरिका की इस समुद्री तैयारी पर बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो उसे भयानक अंजाम भुगतना होगा। अमेरिकी सेना को 50,000 ताबूत तैयार करने होंगे, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 51,000 सैनिक हैं। ईरान के लिए इजराइल से ज्यादा आसान अमेरिकी बेस पर हमला करना। इस बात की जोरों से चर्चा है कि इस युद्ध में अमेरिका डायरेक्ट शामिल हो सकता है और उसकी ओर से जंग में कूदने से पहले नेतन्याहू और खamenei एक दूसरे को कैसे चेतावनी दे रहे हैं, आपको देखें। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर विनोद अगस्तीन जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद फाइटर पायलट रह चुके हैं, आप अभी हाल फिलहाल अमेरिका में भी थे। सर, डूम्सडे प्लेन का बाहर निकलना, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि मुझे पता है खamenei कहां है, खamenei का यह जवाब देना कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, यह क्या इंडिकेटिव है? देखिए, सबसे पहली बात, ये प्लेन का बाहर निकलना अपने आप में, जैसे 9/11 के बाद, अपने आप में एक बहुत बड़ा
संकेत है, क्योंकि ये जो है इसको एडवांस एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट कहते हैं। मैंने इसका इमेज इसलिए मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है निशांत जी। आप ये जो पूंछ की तरफ देखते हैं, जब 60-40 या 50-50 में लाएंगे तो और अच्छे से दिखाई देगा। VLF एंटेना है, VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंटेना। आप जानते हैं VLF एंटेना कम्युनिकेशन किसके साथ किया जाता है? वो किया जाता है पनडुब्बियों के साथ। तो यहां से, इस एरोप्लेन से आप जो 4th लाइन ऑफ डिफेंस है, जो फाइनल न्यूक्लियर अटैक किसी भी देश पे आप करना चाहते हैं, वो जो न्यूक्लियर सबमरीन से, वो इस एरोप्लेन से आपको संकेत दे सकते हैं उसको। आप मेरे ठीक पीछे देखते हैं UHF सैटकॉम एंटेना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा सबसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। मिल स्टार एंटेना, सारे जो स्टार वॉर्स के आप जो जो बता रहे हैं प्लेन के फीचर्स, मुझे उस बात को लेकर थोड़ा खौफ है। खौफ इस बात को लेकर है कि क्या अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमने कुछ बहुत बड़ा उनकी तरफ से कोई बहुत जबरदस्त जवाब आने वाला है? उनकी इंटेल बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्कुल, ये 50,000 का आंकड़ा अपने आप में एक संकेत है निशांत जी। मैं बस डर रहा हूं कि हमारे दरवाजे पे दस्तक है इनका, और कुछ भी कह लीजिए हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान देखिए किस तरह से बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है, जहां एक तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे तरफ अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का एरोप्लेन अपने इर्द गिर्द उड़ा के ईरान का इंफॉर्मेशन उनको दे रहा है, और वाइस वर्सा। लेकिन आपकी जो कोट अनकोट जो सवाल था शुरू में, डूम्सडे एरोप्लेन का बाहर निकलना, जैसे आप प्रे कर रहे हैं, मैं भी अपने इस देवता से ये प्रे कर रहा हूं कि इनके दिमाग में कोई विवेक दे और इसको रोक दे। आज ऑफ कैमरा जो बातचीत हुई थी वो बतानी पड़ेगी। हैव अ गुड स्लीप सर टुनाइट, जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था, क्योंकि आज रात कुछ लंबी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच सर। इस युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की संभावना अब 99% तक बढ़ चुकी है। इस संभावना को फिक्र के एक्सरे से देखते हैं। ईरान के विरुद्ध अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ पोस्ट की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अंग्रेजी में सिर्फ 2 शब्द लिखे, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त समर्पण। और देखते ही देखते यह शब्द पूरी दुनिया में वायरल हो गया। हर कोई इन 2 शब्दों पर चर्चा करने लगा, क्योंकि कल तक जो ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ शर्तों के साथ समझौता करना चाहते थे, उन्हीं ट्रंप ने अब कह दिया है कि बिना शर्त सरेंडर करना होगा। ट्रंप ने और जो कुछ कहा वो उनके खतरनाक इरादों की ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम ठीक से जानते हैं कि तथाकथित सर्वोच्च नेता कहां छिपा है। वो एक आसान लक्ष्य है, लेकिन हम वहां सुरक्षित है। हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। ट्रंप की माने तो ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में अमेरिका को सब मालूम है। वो किस बंकर में छिपे हैं, उस बंकर पर कैसे अमेरिकी बॉम्बर बम वर्षा कर सकता है, सारा प्लान तैयार है। लेकिन ट्रंप की माने तो वो भी ये बड़ा एक्शन लेने वाले अभी नहीं है। हालांकि एक एक्शन के बारे में 24 घंटे से चर्चा तेज है, और वो भी एक सवाल के साथ, क्या अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकता है? फोर्डो न्यूक्लियर साइट। हमने कल इस शो में आपको ट्रंप के सिचुएशन रूम से आई एक बड़ी खबर दिखाई थी। परसों फोर्डो जो न्यूक्लियर साइट है उसके बारे में भी बताया था। हमने बताया था कि ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है। इजराइल का दावा है कि अगर ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया जाए तो खमेनी के पास सिवाय सरेंडर के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। समझने वाली बात यह है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करना इजराइल और अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों बन गया है, और इजराइल इस फोर्डो साइट को अपने दम पर नष्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। वो भी तब जब इजराइल का यह दावा है कि ईरान के आसमान पर अब उसकी वायुसेना का पूरी तरह नियंत्रण है। तो चलिए ईरान के फोर्डो परमाणु किले को फिर से जान लेते हैं। यह कुछ पाताल लोक में परमाणु ठिकाने को बनाने जैसा है। फोर्डो परमाणु प्लांट तेहरान से 160 किलोमीटर दूर है। कोम शहर के पास एक पहाड़ी के अंदर बनाया गया है। पहाड़ी में काफी अंदर होने के चलते इसे ध्वस्त करना आसान नहीं है।
इसका ज्यादातर हिस्सा धरती की सतह से 300 फीट नीचे है। यही नहीं, आईआरजीसी के बेस में स्थित फोर्डो प्लांट S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के घेरे में है। यहां इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगे हैं। इसकी बनावट ने इसे एक न्यूक्लियर किला बना दिया है। ईरान के इस प्लांट में 60% तक शुद्ध यूरेनियम तैयार हो चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए, यानी ईरान बस कुछ कदम दूर है। सबसे बड़ी बात, इजराइल ने यहां कई बार अपने बंकर बस्टर बमों से हमला किया, लेकिन उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए अब इजराइल चाहता है कि फोर्डो को नष्ट करने के लिए अमेरिका साथ दे और अमेरिका के घातक बम से प्रहार करके ईरान के फोर्डो परमाणु साइट को नष्ट किया जा सके। सोचिए, CNN की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल और अमेरिका को पता है कि ईरान अभी भी 3 साल दूर है अपने परमाणु बम बनाने के प्रोजेक्ट को लेकर। तो फिर यह सब क्यों किया जा रहा है? इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलकर अमेरिका ने हमला किया था। क्या फिर से यह इराक पार्ट 2 नहीं है ईरान में? सोचिए, लेकिन अमेरिका को कौन अकाउंटेबल करेगा? जिस मुल्क का राष्ट्रपति एक आतंकवादी मुल्क के फील्ड मार्शल के साथ बैठकर गप्पे मार रहा हो, उसके लिए क्या करें? असल में फोर्डो को तबाह करने के लिए कम से कम 200 फीट या उससे ज्यादा गहराई में घुसने वाला बम चाहिए, जिसे सिर्फ अमेरिका का GBU-57 मॉप यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ही अंजाम दे सकता है। लास्ट टाइम इसका इस्तेमाल तोरा बोरा में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ किया गया था। अमेरिका का GBU-57 6 मीटर से ज्यादा लंबा है और 14,000 किलो वजन का बम है। इसमें 2400 किलो का वॉरहेड और एक GPS नेविगेशन सिस्टम है। यह बम 200 फीट अंदर तक कंक्रीट की भारी भरकम दीवार या छत को तोड़ सकता है। GBU-57 को सिर्फ और सिर्फ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को अब आसमान में उड़ते देखा भी जा रहा है। यह एक और इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। B-2 एक बार में ऐसे 2 बमों को लेकर उड़ान भर सकता है। कहा जाता है कि फोर्डो प्लांट इतना मजबूत है कि उस पर सिर्फ एक हमला कारगर नहीं होगा। इसे नष्ट करने के लिए GBU-57 से भी बैक टू बैक 2 बार हमला करना होगा, तब जाकर कुछ होगा। CNN की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी यह गारंटी नहीं है कि 2 बमों से भी नुकसान पूरा होगा। इसीलिए ट्रंप सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका ऐसा करेगा? व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से आई खबर ने इशारा यही दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी यह कह रही है कि अमेरिका ईरान के विरुद्ध GBU-57 का इस्तेमाल कर सकता है और यह प्रयोग वो अपने B-2 बॉम्बर से ही करेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। यह है B-2 बॉम्बर। मतलब इस जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है। अमेरिका ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बना रहा है। वहीं ईरान का एजेंडा भी क्लियर है। अगर उसके फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ तो वो अपने दुश्मनों को परमाणु हमले का जवाब परमाणु अटैक से दे सकता है। एक वीडियो आपके सामने आने वाला है। ईरानी मीडिया IRN ने, ये देखिए जरा, ये शायद AI जनरेटेड वीडियो है। ये लोगो जो आप देख रहे हैं मिसाइल पर, ये न्यूक्लियर वेपन का लोगो है। ये वीडियो जारी किया गया है। न्यूक्लियर साइन वाले मिसाइल का वीडियो है। ये खतरनाक संकेत दे रहा है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है मे बी। सवाल है कि ईरान के मन में क्या है? ईरान की अगली तैयारी क्या है? क्या ईरान के पास छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड वाले हथियार हैं? क्या ईरान आगे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने वाला है, या फिर यह सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है? युद्ध क्षेत्र से यह जवाब जल्द ही मिल सकता है। इस बीच वॉर जोन में खुद को शक्तिशाली बताने के लिए जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने चालाकी भरी बातें की हैं। कहा है कि मैं ईरान पर हमला कर भी सकता हूं और नहीं भी, मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। ट्रंप ने दावा भी किया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और अभी भी देर नहीं हुई है। ट्रंप ने खमने को गुड लक भी कहा है। ईरान के लिए उसकी मिसाइलें ब्रह्मास्त्र साबित हो रही हैं। मिसाइल ताकत के दम पर वो 5 दिन से न केवल बेंजामिन नेतन्याहू को परेशान किए हुए हैं, बल्कि अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा रखा है। खासतौर से ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल शक्ति देख दुनिया हैरान है। सबसे पहले तेल अवीव पर हमले की एक तस्वीर देखते हैं। ध्यान से देखिए अब आप। 15 सेकंड के इस वीडियो को डिकोड करने पर पता चलता है। ध्यान से देखिएगा अब आप, ध्यान से इनको देखिए, ध्यान से। 15 सेकंड का ये जो वीडियो है, इसको डिकोड करने पर पता चलता है कैसे पहले एक मास मिसाइल अटैक होता है, बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं, फिर एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रहार होता है। यानी पहले बैलिस्टिक, फिर हाइपरसोनिक।
हाइपरसोनिक जो होती है वो आवाज की गति से ज्यादा तेज होती है, और इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है फतेह, जो पहली बार इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो से यह समझ में आ रहा है कि मिसाइलों को इस तरह दागना एक सोची समझी रणनीति है, जिससे कि बैलिस्टिक मिसाइलें पहले आए, एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएं, और फिर इस बीच अचानक हाइपरसोनिक मिसाइलें गिरने लगती हैं। यानी इजराइल पर मिसाइलों का ये मिक्स अटैक है। मिसाइलों के इस प्रहार में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि खमेनी मिसाइल भंडार में आखिर कितनी मिसाइलें हैं, आखिर कब तक ईरान के लिए खमेनी मिसाइल भंडार से सप्लाई हो पाएगी। इसे लेकर ईरान का अलग दावा है और इसराइल का अलग। इसराइल कह रहा है कि ईरान का मिसाइल भंडार खत्म हो रहा है, वो अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें 2000 मिसाइलों की रेंज इसराइल तक है। ईरान ने इस जंग में अब तक 400 मिसाइल अटैक किए हैं। माना जा रहा है कि उसकी करीब 40% मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। इसी वजह से उसने एक साथ 1000 मिसाइलों से हमले का प्लान भी डाल दिया है। पश्चिमी मीडिया में ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि हर बीते दिन के साथ ईरान के गोदाम खाली होते जा रहे हैं। इस तरह का दावा इसराइल को लेकर किया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है कि इसराइल में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी पड़ गई है। आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की कमी हो गई है। ईरान के हमलों को रोकने में सैकड़ों मिसाइलें इसराइल की खर्च हो गई हैं। उस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का सीधे तौर पर कहना है कि लॉन्ग टर्म गेम के लिए शायद नेतन्याहू तैयार नहीं है, इसीलिए बहुत तेजी से उसको वाइंड अप करना चाहते हैं और अमेरिका पर प्रेशर भी बना रहे हैं। वैसे इसराइल ये दावा जरूर कर रहा है कि उसके पास कमी नहीं है, बल्कि ईरान कमजोर पड़ रहा है। लेकिन ईरान कह रहा है कि खमेनी मिसाइल भंडार इतना भरा हुआ है कि वो 100 दिनों तक लगातार इसराइल पर मिसाइल प्रहार कर सकता है। ईरान के डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेजा गोलामजादे ने कहा है कि ईरान के पास करीब 20,000 मिसाइलें हैं। अगर हमने एक दिन में 200 मिसाइलें भी दागी तो इस हिसाब से हमारे पास 100 दिन तक लगातार दागने के लिए मिसाइलें हैं। ये डेटा बताता है कि अगर जंग आगे बढ़ेगी तो इसराइल की हालत खराब हो जाएगी। इसराइल और अमेरिका दोनों के पास इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि इन्हें रोक पाए, लेकिन ऐसे में क्या इसराइल न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, ये एक अपने आप में चिंताजनक सवाल है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा खमेनी मिसाइल भंडार की फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की है। कहते हैं कि इसराइल में भी यह मिसाइल विमर्श के केंद्र बिंदु में है। वैसे तो ईरान ने 13 जून को कई मिसाइल इस्तेमाल की, लेकिन फतेह सबसे अलग है। इजरायली डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ पाना अब चुनौती बना हुआ है। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक है, यानी ईरान से इजराइल के लगभग सभी हिस्से को टारगेट किया जा सकता है। इसकी रफ्तार मैक 13 से 15 यानी 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आवाज की गति से 13 से 15 गुना तेज चलती है। तेज रफ्तार की वजह से इसे ट्रैक करना या रोकना बेहद मुश्किल है। अपनी रफ्तार की वजह से यह मिसाइल 336 सेकंड यानी करीब 5 मिनट से भी कम समय में टारगेट तक पहुंच सकती है। अपने साथ करीब 1500 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। यह मिसाइल वायुमंडल के अंदर और बाहर जाकर भी अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। फतेह मिसाइल लगातार अपने रास्ते में बदलाव करती है। इसमें रेडार को चकमा देने की तकनीक है, जिससे दुश्मन के लिए इसे पहचान पाना मुश्किल होता है। वैसे दुनिया में कोई भी हाइपरसोनिक को रोकने वाला एरियल डिफेंस सिस्टम नहीं बना, ये एक फैक्ट है, आपको बता दें, चाहे वो S-400 ही क्यों ना हो। ईरान दावा करता है कि फतेह मिसाइल दुश्मन के रेडार सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है, यानी ये जैमिंग या ब्लाइंडिंग अटैक से भी नहीं रुकती। ईरान का दावा है कि फतेह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक को मजबूत किया है, जिसमें रूस, चीन और उत्तर कोरिया की टेक्नोलॉजी का भी कुछ प्रभाव देखा जा सकता है। खमेनी मिसाइल भंडार में सिर्फ फतेह जैसी हाइपरसोनिक शक्ति नहीं है, बल्कि इस भंडार में अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं, जिसे देखकर दुनिया हैरान है। कहा जाता है कि ईरान इस युद्ध से पहले पर डे 200 से ज्यादा मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा था, और ज्यादातर अंडरग्राउंड में। ईरान के पास मीडियम रेंज सिज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर और रफ्तार ध्वनि की गति से 12 से 14 गुना ज्यादा है। दूसरी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है खोरमशहर 4। इसकी रफ्तार वायुमंडल के बाहर मैक 16 और वायुमंडल के अंदर मैक 8 है। इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। ईरान की तीसरी घातक मिसाइल है इमाद, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार मैक 7 से थोड़ा ज्यादा है। इसकी रफ्तार भी 2000 किलोमीटर है। ईरान की इस मिसाइल में
उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल की तकनीक इस्तेमाल हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3 की रेंज 1000 किलोमीटर है, जबकि रफ्तार मैक 7 है। हल्के पेलोड के साथ उसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है। यह अमेरिकन बेसिस को नुकसान पहुंचा सकती है। ईरान के भंडार में कद्र 110 मिसाइल है। यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज भी लगभग 2000 किलोमीटर और रफ्तार मैक 9 है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज पावे मिसाइल भी है। इसकी रेंज 600 से 900 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 1650 किलो तक पेलोड ले जा सकती है। यानी खमेनी भंडार में हर तरह की मिसाइल है। इजराइल के खिलाफ महायुद्ध में जरूरत, वक्त और टारगेट के हिसाब से इसकी डिलीवरी भी हो रही है। इन सब के पीछे ऐसी खबरें हैं कि चीन के मालवाहक विमानों की तेहरान में लैंडिंग हुई है। अब इन विमानों में क्या है, ये एक सवाल है। आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ जंग में चीन पहले दिन से ईरान के साथ खड़ा है। उसके समर्थन में बयान भी दे चुका है, लेकिन रशिया सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे रहा है, जिसको ईरान ने बहुत सारे हथियार दिए, ड्रोन्स दिए। ईरान और इजराइल की जंग की आग की लपटें अब ईरान की हुकूमत तक भी पहुंचने लगी हैं। जिस कुर्सी पर ईरान के सुप्रीम लीडर बैठे हैं वो डगमगा रही है। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर खमेनी को ईरान की सत्ता से हटाना चाहते हैं, और जिस रफ्तार से इजराइल की मिसाइलें ईरान को छलनी कर रही हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ये मिसाइलें खमेनी की सत्ता तक भी पहुंच सकती हैं। अगर खमेनी सत्ता से बेदखल हुए तो उनके 3 दावेदार तैयार हैं। पहला नाम रेजा पहलवी, दूसरा नाम मुजाहिदीन ए खल्क और तीसरा नाम है ग्रीन मूवमेंट। इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि खमेनी की कुर्सी पर खतरा क्यों मंडरा रहा है। नेतन्याहू और अमेरिका समेत ईरान के तमाम दुश्मन खमेनी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, और उधर महिलाओं के अधिकारों को लेकर खमेनी की नीतियों के खिलाफ ईरान की जनता में जो आक्रोश है वो किसी भी वक्त बारूद में बदल सकता है। खमेनी के दुश्मन भी इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि चाहे बगावत से या इजराइल के राइजिंग लायन ऑपरेशन से किसी भी तरह सुप्रीम लीडर को सत्ता से हटाया जाए, और खमेनी हटे तो ऐसे में सबसे पहले रेजा पहलवी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। रेजा पहलवी ये ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं, अमेरिका में बसे हुए हैं और कहते हैं कि ईरान में फिर से संवैधानिक राजशाही चाहिए। पश्चिमी देशों से नजदीकी और इजराइल से दोस्ती का विजन पाले रेजा पहलवी को आप ईरान में लोकतंत्र का स्वप्न देखने वाला राजकुमार भी कह सकते हैं। दूसरा दावेदार है MEK यानी मुजाहिदीन ए खल्क, वो संगठन जिसने 70 के दशक में ईरान के शाह को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब ये खुद अपने ही मुल्क गुमनाम हो गया और अल्बानिया में निर्वासन झेल रहा है। इस संगठन पर इजराइल और अमेरिका की रहनुमाई है, लेकिन ईरान में समर्थन बहुत कम है। तीसरा दावेदार है ग्रीन मूवमेंट नाम का संगठन, जिसे एक वक्त ईरान में उम्मीद की चिंगारी कहा जाता था। 2009 की बगावत और मीर हुसैन मुसावी की लीडरशिप में उठे इस संगठन ने वहां लोकतांत्रिक तूफान ला दिया था। युवा वर्ग में आज भी उसकी गूंज है, लेकिन सत्ता चलाने की कितनी ताकत बची है, यह बड़ा सवाल है, और तजुर्बा एक और सवाल है। अब जरा इन तीनों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। सबसे पहला नाम जो हमने आपको बताया, रेजा पहलवी का, यह ईरान की सत्ता के सबसे रोचक दावेदार है। ईरान से निर्वासित होने के बाद लंबे वक्त से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन पिता की गद्दी पर बैठने की लालसा बरकरार है। उनके जरा वीडियो दिखाइए। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे। मोहम्मद रेजा पहलवी 1941 से 1979 तक ईरान के शासक रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें ईरान के कट्टर धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कहा जाता था कि वो बहुत प्रो अमेरिका है। उनके विरोधियों में सबसे बड़ा नाम था आयतुल्लाह खुमैनी, जो बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर बने। खुमैनी के नेतृत्व में ही ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई और मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। बाद में मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान छोड़कर मोरक्को चले गए और उसके बाद अमेरिका में जाकर बस गए। जब मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान से निर्वासित किया गया तो उनके बेटे रेजा पहलवी की उम्र 9 साल थी, और तब से लेकर अब तक रेजा पहलवी अपने वतन लौटने और अपने पिता की गद्दी पर बैठने का सपना देख रहे हैं। इजराइल के हमलों ने उनके सपनों को नई उम्मीद दे दी है। उनके इरादे भी मजबूत दिख रहे हैं और भाषण भी वो काफी दमदार देते हैं, लेकिन
क्या इतने भर से ईरान की वो जनता उन्हें अपना लेगी जिसने पिछले 40 वर्षों से उन्हें देखा तक नहीं है? और वो जनता, बल्कि वो जनरेशन तो खत्म हो चुकी है जिसने तंग आकर एक इस्लामिक पहचान अपनाई थी, क्योंकि अमेरिका का इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ गया था। अब बात करते हैं ईरान की सत्ता के दूसरे दावेदार यानी मुजाहिदीन खल्क की। ये वो संगठन है जिसने 1979 की इस्लामिक क्रांति में आयतुल्लाह खोमेनी का साथ दिया था। मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से हटाने में एमईके ने सबसे अहम और खतरनाक भूमिका निभाई, लेकिन जैसे ही क्रांति पूरी हुई और सत्ता खोमेनी के हाथ में आ गई तो एमईके को ठिकाने लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई। विश्वासघात। खोमेनी के धोखे का बदला लेने के लिए एमईके ने पलटवार किया और बम धमाकों से वहां के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस जैसे बड़े नेताओं को मार गिराया। उसके बाद एमईके के कई बड़े नेता इराक में सद्दाम हुसैन की शरण में चले गए, लेकिन जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उस हमले में एमईके बच्ची कुची साख भी खाक हो गई। यह बड़ा रिस्पॉन्सिबल संगठन था इराक और ईरान की लड़ाई के बीच, या इररिस्पॉन्सिबल संगठन। अब इस संगठन के कुछ लोग अल्बानिया में सक्रिय हैं और ईरान में सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति की तरह इस बार भी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजेगा और उसकी आवाज से इस संगठन के वजूद में फिर से प्राण संचार हो जाएंगे। अगर बात अमेरिका की करें तो उसने एक सीरिया का एक्सपेरिमेंट देख लिया है, उसको उम्मीद है कि वहां पर कुछ हो सकता है। खैर, हालांकि वजूद की लड़ाई ईरान की सत्ता का तीसरा दावेदार यानी ग्रीन मूवमेंट भी लड़ रहा है। यह वो संगठन है जिसने एक बड़े आंदोलन के जरिए 2009 में ईरान के चुनावी नतीजों के खिलाफ देश भर में लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज बुलंद की। महिलाओं, नौजवानों और बुद्धिजीवियों के समर्थन से इस आंदोलन ने खामोशी से भरे ईरान को सड़कों पर उतार दिया था। यह आंदोलन उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदीनेजाद की जीत को धांधली बताया गया। मीर हुसैन मुसावी और मेहदी कुरुब्बी जैसे नेताओं ने जनता का नेतृत्व किया और हमें हमारा वोट वापस दो जैसे नारे ईरान की सड़कों पर गूंजने लगे। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन ने अरब देशों में उठ रही क्रांति यानी अरब स्प्रिंग का समर्थन किया तो खमेनी सरकार ने इसका दमन शुरू कर दिया। नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, हजारों लोगों को जेल में डाला गया और आंदोलन को विदेशी साजिश बताकर कुचल दिया गया। कहा जाता है कि इस संगठन को भी अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त है। अब थोड़ा डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब उस सीजफायर की चर्चा जिसे लेकर भूतकाल में देश के अंदर बहुत सियासत हुई। ट्रंप ने दुनिया भर में घूम घूम कर भारत पाकिस्तान सीजफायर पर बड़े बड़े दावे किए, कहा ट्रेड के जरिए वॉर रुकवा दी। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अगर मगर वाले सारे सस्पेंस खत्म हो गए। यह काम क्या है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक बातचीत हुई। यह फोन कॉल किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन इसके लिए ट्रंप ने आग्रह किया था। फोन पर पीएम मोदी ने ट्रंप से जो कहा उसके बारे में सिर्फ देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जानना जरूरी है। इसीलिए पहले आपको उस 35 मिनट की बातचीत की बड़ी बातें बताते हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए तनाव में ना तो किसी की मध्यस्थता स्वीकारी है और ना ही स्वीकारेंगे। सीजफायर का फैसला पाकिस्तान के आग्रह पर ही हुआ था। तीसरी बड़ी बात जो ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहे हैं उस पर पीएम मोदी ने ट्रंप से सीधे कह दिया कि सीजफायर के लिए ट्रेड पर अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन से भारत ने अपना दृढ़ संकल्प दुनिया को दिखा दिया है। भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी नहीं सीधे युद्ध मानेगा और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इसके अलावा पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इजरायल ईरान के बीच छिड़े युद्ध पर भी बातचीत हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। विदेश मामलों के जानकार जितने भी हैं भारत में उन सब का एक बात कहनी है। वो कहते हैं कि इस सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री ने एक भी बार ट्रंप को सीजफायर के लिए शुक्रिया नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप का इसमें कोई भी रोल नहीं था और यह बात ट्रंप को भी समझ में आनी चाहिए। यह सीजफायर पाकिस्तान ने खुद मांगा था घुटनों पर आकर।
इस बातचीत के 3 प्रमुख बिंदुओं को समझना जरूरी है। नंबर 1, पीएम मोदी ने फोन कॉल डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर किया। नंबर 2, ट्रंप ने पीएम को कनाडा के बाद अमेरिका आने का न्योता दिया, लेकिन पीएम मोदी ने कनाडा से अमेरिका जाने में असमर्थता जताई। तीसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड बैठक के लिए ट्रंप को न्योता दिया, जिस पर ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा, मैं भारत आऊंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत की खबर पर देश में राजनीतिक चर्चा खूब हुई है। आइए देखते हैं। जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। जयराम रमेश जो बोलना चाहे बोले, उन पर ना राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में भी किसी को विश्वास नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? कुछ लोग ऐसे हैं देश में जिनकी मानसिकता है कि देश का अपमान करो, देश को नीचा दिखाओ। संजय राउत जी वो बड़ बोले हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर भारत ने साफ कर दिया कि वो मध्यस्थता वाले गेम में नहीं पड़ने वाला है और आतंकवाद के मुद्दे पर वो पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकियों को मारता रहेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखों पर अभी भी पैसों की पट्टी बंधी है। वो पाकिस्तान के आतंक वाले चरित्र को भूलकर खनिज और क्रिप्टो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनसे बलूचिस्तान में खनिज डील कर ले, क्योंकि चाइना इस पर दूर जा रहा है। इसके लिए वो पाकिस्तान और आर्मी चीफ और नए फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर को अब से आधे घंटे बाद लंच कराने वाले हैं। अमेरिका के सीनियर अधिकारी अक्सर पाकिस्तानी सेना के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन शायद ही कभी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस में किसी की मेजबानी की गई हो। ऐसा दावा किया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष महीनों पहले समय लेते हैं, लेकिन आज वो अमेरिका एक छोटे से आतंकी देश के आर्मी चीफ को लंच दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की गिरती प्रतिष्ठा को और निचले स्तर पर ले जाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में असीम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाले लंच की काफी चर्चा है। वहां के पत्रकार और एक्सपर्ट इसे 3 मुद्दों में समेट कर देख रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद खनिजों पर डील चाहते हैं। ट्रंप के करीबी पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस कराना चाहते हैं। ईरान के मुद्दे पर पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे। ट्रंप चाहते हैं कि मुनीर उन्हें इन कामों की गारंटी दे। अब सवाल है कि मुनीर क्या चाहेंगे। मुनीर पाकिस्तान के लिए ज्यादा कर्ज, आतंकी कैंप और हथियार मांग सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप मुनीर से इमरान खान की रिहाई की भी मांग कर सकते हैं।